मेरे बड़े भाई कुछ दिन पहले वफात पा गए थे और मेरी भाभी की इद्दत पूरी हो चुकी थी। आज मैं जैसे ही स्कूल से घर आया तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरा निकाह मेरी भाभी से करवा दिया। मैं इस निकाह के लिए राजी नहीं था, मगर अब्बा जी ने अपना वास्ता देकर मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं भाभी को तलाक देकर इस घर से भाग जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। निकाह के बाद मैं जैसे ही भाभी के कमरे में गया, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी इस हद तक गिर सकती हैं। जान तो मेरी तब निकली जब भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींचकर, मेरा नाम मुनीर है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 10वीं जमात में था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और आज मैं कोर्ट में अपने खिलाफ वही केस जीत कर भी हार गया हूँ। मैं वही बेंच पर बैठा आंसू बहा रहा था। उस वक्त एक वकील लड़की मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगी, आप ठीक तो है ना? आज जब आप केस जीत गए हैं तो आप इस जीत से खुश नहीं बल्कि मायूस हो रहे हैं। वो वकील लड़की मुझे जानती थी, इसलिए मुझसे इतने सवालात कर रही थी। मैं उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था। वो कहने लगी, आपके साथ क्या हुआ था? मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन शायद आपके बताने से आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरे बड़े भाई थे। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी। वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। मेरी एक छोटी बहन भी थी। जब से मैंने होश संभाला, सबको अपने आप से बहुत ही प्यार मोहब्बत करते देखा। मैं घर में हर किसी से हंसी मजाक छेड़छाड़ में लगा रहता था, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझे बहुत ही ज्यादा संजीदा मालूम होती थी। उसकी तबीयत में एक डर मुझे दिखाई देता था। वो ज्यादा खामोश रहती थी। मैं उस वक्त 10वीं के इम्तिहानात की तैयारी में लगा हुआ था। सारा बिजनेस बड़े भाई अकेले ही संभालते थे। मेरी भाभी भी मुझसे काफी अटैच थी। भाभी की उम्र तकरीबन 40 साल थी, लेकिन उनके यहाँ अब तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती थी। अम्मी और अब्बू तो काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो ज्यादा घर के मसले मसाइल से दूर ही रहते थे। एक रोज हम लोग खाना खाकर बाहर रेस्टोरेंट से घर लौट रहे थे। भाई और भाभी एक कार में थे और दूसरी गाड़ी में हम सब घर वाले थे, लेकिन हम लोग तो घर तकरीबन 1 घंटे में पहुंच चुके थे। भाई और भाभी अब तक घर नहीं पहुंचे थे। इतनी देर में फोन की बेल बजने लगी। मैंने जल्दी से फोन उठाया और जो बात मुझे बताई गई, मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैंने घर वालों को साथ लिया और बहुत मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। भाई की लाश सामने ही रखी थी और उनकी चीजें हमें पहचानने के लिए दी गई थी। अब्बू तो खुद को संभाल ना सके और वहीं चकराकर गिर गए थे। मैंने नर्स से भाभी का पूछा। वो कहने लगी उनकी काफी हालत नाजुक है, वो आईसीयू में है। भाई की गाड़ी खाई में गिरकर पूरी तरह जल चुकी थी। इस हादसे ने तो हम सब पर कयामत ढा दी थी। हम लोग जैसे तैसे घर आए और भाई की मैयत साथ लाए, लेकिन अम्मी के तो होश ही खता हो गए थे। अपने बेटे की मैयत देखकर उनकी जान निकल गई थी। हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई थी। पूरा घर भाई की मौत का मातम मना रहा था और मेरी छोटी बहन सानिया अपने कमरे में बंद थी। भाभी भी घर आ गई थी। उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर थी। वो भी चुपचाप एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, लेकिन मेरी नजर मुसलसल उस बंद दरवाजे पर जा रही थी। हैरत थी, सानिया अपने भाई के आखिरी दीदार के लिए भी बाहर नहीं आई थी। बहरहाल हम लोगों ने भाई की तदफीन का अमल मुकम्मल कर लिया और वापसी घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तब मैंने रास्ते में एक झाड़ू लगाने वाली औरत को देखा तो मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि यही लड़की तो अस्पताल में नर्स की ड्यूटी अंजाम दे रही थी। मैंने सोचा ये सब मेरा वहम है। एक रोज मैंने रात को भाभी के कमरे से कुछ आवाजें महसूस की। मैं फौरन भाभी के कमरे में गया तो भाभी मेरी बहन को डांट रही थी। मुझे देखकर सानिया को गले से लगा लिया और सानिया को दिलासा देने लगी, मगर सानिया मुझे देखकर अपने कमरे में भाग गई। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। एक तरफ सानिया का बर्ताव और दूसरी तरफ बिजनेस की फिक्र मुझे खाए जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। भाभी की इद्दत पूरी हो चुकी थी। तभी आज मैं स्कूल से जैसे ही घर लौटा, मेरे ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा जब मैंने वहां का मंजर देखा। भाभी दुल्हन बने घर के लाउंज में बैठी थी
اور خاندان کے کچھ لوگ بھی اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھے۔ امی اور ابو کے چہرے سے تو پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر کیا ہو رہا تھا میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک وکیل بھی گھر میں موجود تھا جو کچھ پیپر ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر گئی، ثانیہ اپنے کمرے کے باہر کھڑی مجھے کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ شاید اس کے اشارے کا مطلب میری انکاری تھا، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی میرے ابو میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے، اور ابو نے مجھ سے جو کہا مجھے سن کر ایک زوردار دھچکا لگا کہ ابو مجھے بھابھی سے نکاح کرنے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، ابو یہ سب آخر کیوں اور کیسے؟ اتنی دیر میں امی بھی وہاں چلی آئیں اور کہنے لگی، بیٹا اس وقت یہ ہماری عزت اور خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ بس یہ سمجھ لو ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ… اتنی دیر میں امی اور ابو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے، دیکھ تیرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ سن کر میرا سر پھٹنے لگا کہ امی ابو یہ سب کیا کہہ رہے تھے، یہ لوگ کیوں مجھے زبردستی اس نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے۔ پھر بھابھی جو مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، لیکن ثانیہ مسلسل انکار کا اشارہ کیے جا رہی تھی۔ پھر شاید بھابھی کی نظر اوپر گئی تو ثانیہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ قسمت نے مجھے کہاں لا کھڑا کر دیا تھا۔ پہلے بھائی کی موت کا صدمہ، پھر اوپر سے اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے نکاح۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو امی اور ابو مجھ سے ہاتھ جوڑے التجا کر رہے تھے اور میری ہاں کا انتظار کر رہے تھے؟ اور پھر بھابھی کی بھی کون سی ایسی مجبوری تھی جو وہ دلہن بنے آرام سے بیٹھی تھی؟ میں نے بہت ہی مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بھابھی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور میری ہاں سن کر تو امی ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ لوگ جلدی ہی اس وکیل کے پاس گئے اور کچھ بات چیت کرنے لگے۔ ادھر میرا ذہن اب بھی کھٹک رہا تھا۔ ثانیہ مجھ سے کچھ تو کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اوپر جا کر ثانیہ سے کچھ بات کر سکتا، اور نہ ہی وقت اور حالات نے مجھے اس وقت کوئی مہلت دی تھی۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نکاح کر لوں گا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو 3 بار طلاق بول کر یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ادھر امی اور ابو وکیل سے مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن میرے دل و دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اوپر دیکھتا تو ثانیہ کا کمرہ بند ہوتا، بھابھی کی طرف دیکھتا تو ان کی ایک عجیب سی مسکراہٹ میرے دل میں شک پیدا کر رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابو اور امی میرے پاس آئے اور میرے آگے پیپر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگے، یہ نکاح کے پیپر ہیں، ان پر اپنے دستخط کر دو۔ میں نے بہت سوچا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح پڑھانے کے بعد نکاح کے پیپرز پر بھابھی اور میرے دستخط ہو گئے تھے، اور اب بھابھی میرے نکاح میں تھی۔ مجھے تو نہایت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بھابھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، اور اوپر سے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اور اب یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دیر بعد سب مہمان اپنے کمروں کو جا چکے تھے اور میں اکیلا تنہا اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ بھابھی کو امی ان کے کمرے میں چھوڑائی تھی، اور اب سے مجھے بھی بھابھی کے ساتھ بھائی اور بھابھی کے کمرے میں رہنا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی کے ساتھ میں بھائی کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اور میرے گھر والوں نے بھی ذرا لحاظ نہ کیا اور میرا اور بھابھی کا نکاح کر ڈالا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو طلاق دے دوں گا اور پوچھوں گا کہ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ یہ سب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں غصے میں بھرا بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں کمرے کی طرف قدم بڑھاتا گیا، اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس وقت اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا فوت شدہ بھائی اور بھابھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں نے ان کی باتیں سنی تو نہ تو مجھے اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھوں پر کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہی سچ تھا۔
या फिर बात कुछ और थी। मैं उस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा था कि मैं तो बचपन से खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर ये सब अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर कौन है जो मुझे इन तमाम सवालात के जवाबात देता? फिर मुझे अपनी बहन सानिया का ख्याल आया और मैं दौड़ा दौड़ा उसके कमरे में गया और जोर जोर से सानिया के कमरे का दरवाजा बजाने लगा। काफी देर बाद सानिया ने दरवाजा खोला। मैंने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और वो मुझे देखकर रोने लगी। फिलहाल मैंने उस वक्त सानिया को तसल्ली दी। मैंने कहा, सानिया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? और आखिर तुम भी बिल्कुल चुप हो। मैंने रोते हुए अपनी बहन सानिया के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे रोता देखकर आज सानिया की खामोशी टूट गई थी। वो कहने लगी, मुनीर भाई, ये सब कोई नई बात नहीं है। ये सब तो सालों से चला आ रहा था, लेकिन आप तो बस घर वालों को प्यार मोहब्बत में सब कुछ भूल गए थे। आपको जिस दिन से इस घर में लाया गया था, ये सब उसी दिन से चल रहा था और आज उसका इख्तिताम आपके निकाह से होना था। ये सब सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था कि सानिया मेरे माजी के बारे में क्या कह रही है, लेकिन ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। आखिर मेरे माजी का इस निकाह से क्या ताल्लुक था और फिर मेरा फौजशुदा भाई कैसे जिंदा हो गया था? मैं रोते हुए ये सब उस वकील लड़की को बता रहा था और वो मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्पी से सुन रही थी। मैंने कहा कि हकीकत जानने के बाद मेरा खून खौल उठा था। मैंने और सानिया ने सारे सबूत इकट्ठे किए और इन सब के खिलाफ केस कर दिया और आज मुसलसल पेशियों के बाद मेरी और सानिया की गवाही से ये केस मैं जीत कर भी हार गया हूँ। जीत जरूर मेरी किस्मत में लिखी थी, लेकिन मेरे अपनों का साथ मेरी किस्मत में बस इतना ही लिखा था। मेरी बात सुनकर वो वकील कहने लगी, आखिर आपका माजी क्या था और आपने उस रात भाभी के कमरे में क्या देखा था और सानिया ने आपको कौन सी सच्चाई बताई थी? उस वकील लड़की ने एक बार फिर मेरे जख्म हरे कर दिए थे। मैं ये सुनकर रोने लगा था। मुझे अपना माजी याद आ गया था। मैंने कहा कि मैं उस वक्त 3 साल का था जब मेरे भाई और भाभी मुझे अपने घर लाए थे। दर हकीकत मैं उनका भाई नहीं था, बल्कि मैं उनके दूर के रिश्तेदारों का बच्चा था। लेकिन बचपन में एक हादसे में मेरे वालिदैन की वफात हो गई थी। तब उनकी वफात पर पूरा खानदान जमा था और हर कोई मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन भाई और भाभी के बहुत इसरार करने पर मुझे उनके हवाले कर दिया गया, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और खानदान वालों को लगता था कि उनके घर कोई औलाद नहीं है तो वो लोग मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते थे। इसलिए 3 साल की उम्र में भाई भाभी मुझे अपने घर ले आए थे, जहाँ मेरी परवरिश मेरी सोच से भी बढ़कर की गई थी। मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया गया था कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। और अम्मी अब्बू ने तो मुझे खूब लाड प्यार से पाला था। शायद मेरे इस लाड प्यार की वजह से वो लोग अपनी सकी बेटी सानिया पर इतनी तवज्जो ना दे सके और वो बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी, इसलिए वो सबसे कटी कटी रहने लगी थी। लेकिन जब मैंने सानिया को उस दिन भाभी के कमरे में देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा था। जब जोर से भाभी ने सानिया का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे आते ही उसे गले लगा लिया था। बहरहाल मैं तो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जी रहा था, लेकिन जब मेरा जबरदस्ती निकाह भाभी से करवाया गया और मैं भाभी के कमरे में जाते ही तलाक के अल्फाज अदा करता, उस वक्त मैंने कुछ ऐसा देख लिया था कि मैं अपना तलाक का फैसला बिल्कुल बदल चुका था। और साथ साथ सानिया ने जो सच्चाई मुझे बताई, वो जानकर मेरे अंदर सब कुछ टूट गया था। मैं जीते जी मर चुका था और हम दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए उस रोड की तरफ निकल पड़े जहां वही नर्स लड़की झाड़ू लगाया करती थी, जिसे मैंने उस दिन अस्पताल में नर्स के लिबास में देखा था। वो हमें देखकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही हमने उसे थोड़े पैसों की लालच दी, वो सारी सच्चाई उगलने लगी। मैं तो सर पकड़कर वहीं बैठ गया था। तब सानिया ने घर वालों की गिरफ्तारी करवाने में मेरा पूरा साथ दिया। पुलिस ने सानिया की गवाही से घर वालों को गिरफ्तार किया, जो वो बचपन से आज तक सब कुछ देखती आई थी। सानिया ही इस साजिश का जीता जागता सबूत बनी और भाई और भाभी को उम्र कैद की सजा हो गई। मेरी बात सुनकर वो वकील हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। वो कहने लगी, तो क्या आपके भाई जिंदा थे? लेकिन वो हादसा मैयत, ये सुनकर मैं दबे दबे लहजे से मुस्कुराने लगा और कहा,
आप नहीं जानती भाभी और भाई और उनके वालिदैन मेरे साथ क्या खेल रचा रहे थे। वो कहने लगे, बचपन से जवानी तक उनकी परवरिश में कोई कमी मुयस्सर नहीं थी, फिर कैसे वो लोग आपके साथ ये खेल खेल गए। अचानक सानिया भी उसी वक्त मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गई। मैंने सानिया से अपने घर वालों की खैरियत पूछी तो सानिया कहने लगी, हैरत है मुनीर भाई, आपने कोर्ट से उनके खिलाफ केस जीत कर भी उन्हें माफ कर दिया, जबकि भाई और भाभी के साथ वो भी साजिश में बराबर के शरीक थे, और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो आज आप इस दुनिया में ना होते। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, सानिया, जो भी हुआ, आखिर वो हैं तो मेरे ही माँ बाप। उन्होंने जो कुछ किया वो उस पर बहुत शर्मिंदा है और मेरे लिए यही काफी है। हाँ, मेरा बस नहीं चला, मैं तो भाई और भाभी को भी माफ कर देता, लेकिन सानिया तुमने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। सानिया कहने लगी, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, भाई और भाभी ही आपके असल गुनहगार हैं, लेकिन ये तो आपका बड़ापन था कि सब कुछ जानकर भी आपने कभी भाई और भाभी से कोई सवाल नहीं किया। हैरत है मुनीर भाई, वो वकील लड़की कहने लगी, आखिर तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो कि उस रात तुमने भाई और भाभी के कमरे में क्या देखा था? और सानिया, ये तुम सब जानते हुए भी इतने सालों क्यों चुप रही? सानिया कहने लगी, आगे की तफसील मैं बताती हूँ। सानिया कहने लगी कि मैं बचपन से चुप इसलिए रहती थी कि मुझे मुनीर भाई से जलन थी। मैं जानती थी वो हमारे सके भाई नहीं है। सकी बेटी होने के बावजूद अम्मी और अब्बू, भाई भाभी की सारी तवज्जो मुनीर भाई की तरफ थी, लेकिन जब मैंने सच्चाई को परखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि मेरे घर वाले इतने गिरे हुए हो सकते हैं। जिस रात भाभी से मुनीर भाई का निकाह हुआ था, उस रात मुनीर भाई गुस्से में तलाक देने के लिए भाभी के कमरे में जा रहे थे। तब भाई ने जानी पहचानी सी आवाज सुनी जो भाभी के कमरे से आ रही थी, और फिर उन्हें लगा कि अंदर कोई मौजूद है जो भाभी से बातें कर रहा है। तब भाई ने खिड़की से छुपकर देखा तो उनके ऊपर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। अंदर भाभी के साथ बैठा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि बड़े भाई थे, वो ही भाई जो कुछ महीने पहले वफात पा गए थे, और घर वालों के सर इतना बड़ा गम आ गिरा था। वो वकील लड़की कहने लगी, लेकिन भाई जिंदा कैसे हो गए? सानिया कहने लगी, वो सब एक नाटक था और बना बनाया प्लान था। खानदान वालों और मुन्नीर भाई की आंखों में धूल झोंकी गई थी। घर वालों को एक ऐसी मैयत दी गई थी जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी और उसकी शनाख्त करना मुश्किल था। अस्पताल वालों को भी पैसे खिलाए गए थे और फिर ऊपर से भाभी ने रोने पीटने का नाटक किया और मुन्नीर भाई का दिल बिल्कुल मोम कर दिया था। और उस दिन मुन्नीर भाई ने देखा कि भाभी और भाई दोनों एक साथ बैठे हुए थे। एक बंदूक बड़े भाई के हाथ में थी और उनका प्लान ये था कि कमरे में आते ही मुनीर भाई को मार दिया जाएगा और सबकी नजरों में ये दिखाया जाएगा कि मुनीर इस शादी से खुश नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। भाभी और भैया हंस रहे थे और कहने लगा, हमारा मुनीर को घर लाने का सालों का पुराना मकसद आज पूरा हो जाएगा। लेकिन मुनीर भाई को यकीन नहीं आ रहा था। फिर हम उस नर्स लड़की के पास दौड़े और उसका बयान रिकॉर्ड किया कि उसे पैसों की लालच देकर नर्स के कपड़ों में अस्पताल में ये सब करने को भाई और भाभी ने ही कहा था। वो वकील लड़की ये सब सुनकर कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई और भाभी का ये सब करने की असल वजह क्या थी? सानिया हंस पड़ी, कहने लगी, पैसा पैसा और बस पैसा। पैसा और लालच इंसान को हर बुरा काम करने पर मजबूर कर देती है। मुनीर भाई के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद, दौलत, सारा कारोबार और बिजनेस सब कुछ मुनीर भाई के नाम था। हकीकत तो ये है कि हम लोग एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और जब मुनीर भाई के वालिदैन फौत हुए तब उन्हें इस घर में लाने का मकसद ही सिर्फ दौलत थी, क्योंकि मुनीर भाई के वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मार्केट में 100 से ज्यादा दुकानों के मालिक थे और ताज्जुब की बात ये थी कि ना ही उनका कोई भाई था और ना ही बहन, और वालिदैन भी वफात पा गए थे, यानी कि उनके आगे पीछे कोई ना था। सारी जायदाद मुनीर भाई की थी। तब भाभी और भैया रो पड़े थे कि हम बे औलाद हैं, मुनीर की परवरिश हम माँ बाप बनकर पालेंगे। यहाँ तक तो सही था, मगर जिस दिन से मुझे पता चला था कि मुनीर भाई को प्लान के मुताबिक मार दिया जाएगा, उस दिन से मैं अपने घर वालों के खिलाफ हो गई थी। ठीक है, मैं मुनीर भाई से हसद जरूर करती थी, मगर मैं उन्हें यूं मरता नहीं देख सकती थी।
اور جب میں نے اس سب کی مخالفت کی تو میرا سکا بھائی اور بھابھی اور میرے سکے ماں باپ مجھے بند کمرے میں مارا کرتے تھے اور کہتے تھے تم اپنی زبان بند رکھو گی، کسی سے کچھ نہیں کہو گی ورنہ وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ اس لیے میں گھر میں چپ چپ سی رہتی تھی، لیکن جب میں منیر بھائی کو دیکھتی تو میرا دل تڑپ سا جاتا تھا کہ چند دنوں بعد منیر بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر منیر بھائی کی عمر میں ابھی بہت وقت تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھائی اور بھابھی اس مقصد کے تحت منیر بھائی کو گھر لے آئے تھے اور اسے پیار محبت سے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن جیسے ہی ان کی عمر 16 سال ہوئی تو ان کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق جو کچھ ان کا تھا وہ اب منیر بھائی کے نام ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اگر منیر بھائی کو کچھ ہو جاتا تو وہ ساری جائیداد ان کی بیوی کے نام ہو جانی تھی، اور یہ سب کھیل اس بنا پر کھیلا گیا تھا۔ بھابھی سے اس نکاح کے لیے منیر بھائی کو مجبور کیا گیا تھا تاکہ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہے، کیونکہ بھائی جانتے تھے جو بزنس وہ سالوں سے سنبھالتے آئے تھے وہ اب منیر کے نام ہو جانا تھا۔ بس اس طرح گھر والوں نے ساری سازش کی اور منیر بھائی کی دولت جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اور منیر بھائی کے گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا کورٹ نے عمر قید کی صورت میں سنا دی تھی، مگر آخری وقت میں منیر بھائی نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ اپنے والدین کو اور بھائی کو یوں جیل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وکیل لڑکی نے بھائی سے شادی کر لی تھی اور آج میں بھائی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ بڑے بھائی اور والدین اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ بھائی اور میں ان سے ملنے اکثر جایا کرتے ہیں، مگر ہم رہتے الگ گھر میں ہیں۔ آج پھر سے ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔